बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनरल कमर जवेद बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरे में कई मामलात को भी तय किया गया, लेकिन भारतीय मीडिया और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हल्के उन्होंने इस चीज को एक और ही रंग दे दिया। सिर्फ इस चीज पर फोकस करवाया जाने लगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात नहीं की। असल मामलात हैं क्या, असल में किसने किससे मुलाकात नहीं की, इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं और यकीन माने इसकी वजह शाह महमूद कुरैशी की वो स्टेटमेंट नहीं जो उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ दी है, बल्कि असल मामला कुछ और ही है। असल में सऊदी अरब पाकिस्तान से इसलिए नाराज है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के नाजायज मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहा। जैसे कि सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तानी फौज यमन में जाकर लड़े, इसी तरह सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान ईरान और खासकर तुर्की से अपने तमाम ताल्लुकात को खत्म कर ले। सऊदी अरब ये भी चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक से निकलकर अमेरिका के ब्लॉक में चले जाए और इसी तरह सऊदी अरब पाकिस्तान से ये भी चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया से अपने मामलात को नॉर्मलाइज कर ले और कश्मीर को भूल जाए। अब आपके जहन में आएगा कि सऊदी अरब और इंडिया का आपस में क्या ताल्लुक। असल में आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जैसे ही मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक किया था, उसके फौरन बाद मोहम्मद बिन सलमान भारत जाते हैं और तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत करते हैं। क्योंकि सऊदी अरब ने भारत में भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसीलिए सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान अपने तमाम मामला भारत के साथ ठीक कर ले। जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के इन तमाम नाजायज मुतालबात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उसके बाद सबसे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान की एड रोक दी और उसके बाद हदार पर जो पाकिस्तान को तेल दिया जाना था उसकी सप्लाई भी मुनक़ता कर दी। मौजूदा सूरत हाल क्या हुई, अब उस पर बात कर लेते हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा सऊदी अरब का दौरा करते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात सऊदी आर्मी ऑफिशियल से होती है और प्रिंस खालिद से होती है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान की जगह जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात जनरल कमर जवेद बाजवा से इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद शाह सलमान की इयादत में लगे हुए थे। क्योंकि शाह सलमान को सिक्योरिटी के पेश नजर एक खुफिया जगह पर रखा गया है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान का वहाँ से आना जाना आसान नहीं था। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले तकरीबन 3 या 3.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपने छोटे भाई प्रिंस खालिद से बातचीत की कि जनरल कमर जवेद बाजवा से किन मामलात पर बातचीत करनी है। पूरी उनको ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद ही प्रिंस खालिद ने जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात की और मीटिंग में तमाम मामला तय हुए। असल में इस मीटिंग के बारे में एक चीज समझ लीजिए, ये मिलिट्री नोयत की मीटिंग थी और प्रिंस खालिद भी सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं। मीटिंग बिल्कुल कामयाब रही और प्रिंस खालिद ने मीटिंग के बाद अपने ट्विटर पर अपनी और जनरल कमर जवेद बाजवा की पिक्चर्स भी पोस्ट की। एक्सपर्ट्स का मानना है जनरल कमर जवेद बाजवा के सऊदी अरब के दौरे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद खराब होने से बच गए हैं और मामला वहीं रुक गए हैं। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि इस दौरे का कोई डिक्लेरेशन जारी नहीं हुआ, तो उनको एक चीज समझ लेनी चाहिए, जब मिलिट्री नोयत की कोई मीटिंग होती है तो उसकी डिक्लेरेशन जारी नहीं होती, क्योंकि जारी बात है इसमें आपने अपने दुश्मनों के बारे में बातचीत करनी होती है। आप आगे क्या करने जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी फ्यूचर में क्या होगी आपके दुश्मनों के खिलाफ, इस पर बात होती है। आप अलामिया जारी करके तमाम मामला अपने दुश्मनों को तो नहीं बता सकते। असल में इस दौरे के बारे में जो प्रोपोगंडा है वो इंडियन मीडिया शुरू करता है और फिर पाकिस्तान में जो कुछ इस किस्म के सेकुलर एलिमेंट हैं वो इस पर मजीद बातचीत करते हैं और इस तरह ये जो प्रोपोगंडा है वो मजीद फैलता जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया जहां इस दौरे के बारे में बातचीत कर रहा है, वहां इंटरनेशनल मीडिया ये भी रिपोर्ट करता है कि जिस वक्त सऊदी अरब में जनरल कमर जवेद बाजवा दौरा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ यूसी करन UAE में बैठे थे और तमाम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सऊदी अरब को दी जा रही थी। बाकी तमाम मामला आप कुछ समझ सकते हैं। बाकी आले सऊद इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि अगर उन्होंने सऊदी अरब पर इतनी लंबी हुक्मरानी की है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं पाक आर्मी रही है, क्योंकि अगर पाक आर्मी सऊदी शाही खानदान को सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करती तो यकीन माने कब का इनका तख्ता सऊदी अरब में उलट चुका होता। और खासकर अगर मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो पाक आर्मी ने मोहम्मद बिन सलमान की जान कई जानलेवा हमलों से बचाई है। बाकी मोहम्मद बिन सलमान के जहन में अगर ये चीज जा रही है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, क्योंकि सऊदी अरब इसराइल के साथ दोस्ती करने जा रहा है,
और आगे इसराइल ही सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और सऊदी अरब की हिफाजत करेगा, तो ये मोहम्मद बिन सलमान की सबसे बड़ी गलत फहमी होगी, क्योंकि यूएई ने भी इसराइल को कुछ दिन पहले ही तस्लीम किया था और कुछ दिन के अंदर अंदर, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ और इसराइल ने यूएई की पीठ में छुरा भी भोंक दिया है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब को F-35 जेट फाइटर्स देने जा रही थी। F-35 जेट फाइटर्स अमेरिका के सबसे जदीद तरीन और खतरनाक तरीन जेट फाइटर्स हैं। ये स्टेल्थ 5th जनरेशन जेट फाइटर्स हैं और अगर यूएई को F-35 जेट फाइटर्स मिल जाते हैं तो यूएई की फौजी ताकत में रातों रात कई गुना इजाफा हो जाता। और ट्रंप ने यूएई के साथ ये डील फाइनलाइज ही इस शर्त पर की थी कि यूएई सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन इसराइल को तस्लीम किए जाने के बावजूद इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू इस डील की मुखालफत कर देते हैं और इसराइल अमेरिका को यूएई को F-35 जेट फाइटर्स की डील करने से रोक देता है। पूरी दुनिया का मीडिया यूएई पर इस चीज को लेकर हंस रहा है और तनकीद कर रहा है और दूसरी तरफ यूएई को इसराइल को तस्लीम किए लगभग 5 दिन हो गए हैं और लगातार 5 दिनों से इसराइल फलस्तीनियों पर फजाई हमले कर रहा है और इस चीज का इतराफ खुद इसराइल के वजीर आजम कर रहे हैं। मोदी और चाइना के बारे में भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते चलते हैं। मोदी फ्रांस से 5 रफाइल तैयारे तो ले आया है, लेकिन रशिया से मजीद 35 Su-35 जेट फाइटर्स खरीदने का भी माहिदा करने जा रहा है। लेकिन मोदी जो मर्जी कर ले, चाइना ने मोदी के तमाम तैयारों को उड़ने ही नहीं देना, क्योंकि चाइना ने एक ऐसा जदीद तरीन और खतरनाक तरीन हथियार तैयार कर लिया है जो भारत के तमाम एयर बेसिस को तबाह करने की सलाहियत रखता है। चाइना ने इस जदीद तरीन हथियार को एयर बेस डिस्ट्रॉयर का नाम दिया है। बुनियादी तौर पर ये एक हाइब्रिड वेपन है, ये मिसाइल भी है और बम भी है। बुनियादी तौर पर ये काम कैसे करता है इसको समझ लीजिए। इसको ग्राउंड और एयर दोनों से फायर किया जा सकता है। एक दफा हदफ को लॉक कर लेने के बाद ये अपने परों को खोल लेता है और 60 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकता है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करता है, इसलिए दुश्मन के रडार इसको डिटेक्ट तक नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर ये दुश्मनों के एयर बेसिस को तबाह करने के लिए बनाया गया है। एक दफा ये वेपन किसी एयर बेस के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद इसमें से मजीद सब वेपन्स निकल आते हैं जो कि तकरीबन 6000 मीटर तक जितना भी एरिया होता है उसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये रनवेज को तबाह कर देता है, जिसके बाद दुश्मन के जेट फाइटर्स उस रनवे को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। यानी भारत जितने मर्जी जेट फाइटर्स ले आए, ये हथियार भारत के एयर बेसिस को इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि भारत के जेट फाइटर्स परवाज कर सकें। चाइना की जानिब से ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि चाइना ने इस वेपन को उसके जदीद तरीन जेट फाइटर यानी J-20 पर नस्ब भी कर दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे पहले रियल खबर जानने के लिए खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कर दें।